दोस्तों, यूरोप और अमेरिका की दोस्ती ऊपर से जितनी मजबूत दिखती है, अंदर से उतनी ही बदल रही है। अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने एक ऐसा फैसला लिया है जो सीधे अमेरिका की टेक ताकत को टारगेट करता है। मामला सीधा है, अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट यूरोप में अरबों का बिजनेस करती हैं, लेकिन यूरोप को दिक्कत इस बात से है कि यूरोप का डेटा यूरोप के बाहर कंट्रोल हो रहा है। इसलिए ईयू ने नए डिजिटल नियम पास किए। इन नियमों के तहत अब अमेरिकी कंपनियां यूरोप में मनमानी नहीं कर पाएंगी। डेटा कहां रखा जाएगा, एल्गोरिदम कैसे काम करेगा और कौन किसे कितना दबा सकता है, इन सब पर अब यूरोप का सीधा कंट्रोल होगा। अब भारत को इससे जोड़कर समझिए, भारत ने भी यही मॉडल अपनाया था। डाटा लोकलाइजेशन, अपने नियम, अपने कानून। उस वक्त अमेरिका खुश नहीं था, लेकिन भारत झुका नहीं। यूरोप ने अब वही लाइन पकड़ी है। फर्क सिर्फ इतना है कि यूरोप बड़ा प्लेयर है, इसलिए असर सीधा सिलिकॉन वैली तक जा रहा है। यानी कहानी साफ है, ये कोई टेक रेगुलेशन की छोटी खबर नहीं है। ये उस सिस्टम को तोड़ने की शुरुआत है जहां अमेरिका पूरी दुनिया की डिजिटल चाबी अपने पास रखता था, और भारत इस सोच में पहले से शामिल था। तो क्या है पूरी डेवलपमेंट? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। सबसे पहले उस खबर से शुरू करते हैं जिसने यूरोप को अंदर से हिला दिया है। फ्रांस के इंटरनेशनल न्यूज चैनल फ्रांस 24 ने एक लाइन लिखी, यूरोप इज डिजिटली डिपेंडेंट ऑन यूएस बिग टेक। यानी साफ शब्दों में कहें तो यूरोप को अब लगने लगा है कि उसकी डिजिटल जिंदगी अमेरिका के रिमोट कंट्रोल में है। यहीं से यूरोप ने फैसला किया कि अब सिर्फ शिकायत करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने एक नया सिस्टम बनाना शुरू किया है। नाम दिया गया है यूरोस्टैक। इसे किसी एक ऐप या सॉफ्टवेयर की तरह मत देखिए। यूरोस्टैक दरअसल एक पूरा डिजिटल ढांचा है, मतलब नीचे से ऊपर तक सब कुछ यूरोप अपने हाथ में रखना चाहता है। सबसे नीचे कच्चा माल और जरूरी टेक संसाधन, उसके ऊपर सेमीकंडक्टर चिप्स, फिर नेटवर्क, आईओटी सिस्टम, और सबसे ऊपर क्लाउड, सॉफ्टवेयर और डेटा। सीधी बात यह है कि अब यूरोप नहीं चाहता कि उसका डेटा अमेरिका के सर्वर पर पड़े, उसकी चिप्स बाहर से आएं और उसकी एआई किसी और के नियमों पर चले। ये आइडिया 1.5 साल पहले सिर्फ कागज पर था, लेकिन अब फ्रांस, नीदरलैंड्स और इटली जैसे देश इसे पूरी ताकत से आगे बढ़ा रहे हैं। अब सवाल उठता है, यूरोप को अचानक अमेरिका से इतनी दिक्कत क्यों होने लगी? इसके लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। पिछले कुछ हफ्तों से डोनाल्ड ट्रंप लगातार यूरोप पर दबाव बना रहे थे, कभी नाटो की फंडिंग को लेकर, कभी ट्रेड बैरियर की धमकी देकर। मैसेज एक ही था, अमेरिका फर्स्ट। यूरोप ने शुरुआत में बात टालने की कोशिश की, ग्रीनलैंड वाले मुद्दे पर नाराजगी भी दिखाई, कुछ ट्रेड डील्स रोकी भी गईं। लेकिन असली झटका तब लगा जब यूरोप को समझ आया कि अगर अमेरिका चाहे तो वो एक बटन दबाकर यूरोप की डिजिटल रीढ़ हिला सकता है। यहीं से मामला भावनाओं से निकलकर सिस्टम बदलने तक पहुंच गया, और इसी डर ने यूरोस्टैक को जन्म दिया। ये जानकर सच में झटका लगता है कि आज यूरोप का करीब 70 से 80% डिजिटल सिस्टम अमेरिका के भरोसे चल रहा है। क्लाउड चाहिए तो अमेज़न या गूगल, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट, एआई हो या साइबर सिक्योरिटी, ज्यादातर कंट्रोल बाहर का है। लेकिन यूरोप की असली परेशानी यूज करने से नहीं है, डर है एक कानून से, यूएस क्लाउड एक्ट। इस कानून के तहत अमेरिका अपनी किसी भी कंपनी से डेटा मांग सकता है। फर्क नहीं पड़ता वो डेटा पेरिस के सर्वर में पड़ा है या लंदन में, कंपनी अमेरिकी है तो डेटा तक अमेरिका की पहुंच है। यहीं पर यूरोप को समझ आया कि आज की दुनिया में तेल या हथियार नहीं, डेटा असली ताकत है। अगर कल को कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल टकराव हुआ तो अमेरिका को टैंक भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक फैसला, एक बटन, और यूरोप की डिजिटल रीढ़ हिल सकती है। इसी वजह से यूरोपियन यूनियन ने साफ कहा, यह अब बिजनेस का मुद्दा नहीं रहा, यह नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। और इसी सोच के साथ 22 जनवरी 2026 को यूरोपियन पार्लियामेंट में एक बड़ा फैसला लिया गया। अब मकसद सिर्फ कंट्रोल या जुर्माना नहीं है। पहले यूरोप अमेरिकी कंपनियों पर फाइन लगाता था, नियम बनाता था, चेतावनी देता था। अब सोच बदल चुकी है। अब प्लान है, रेगुलेट नहीं, रिप्लेस। फ्रांस ने तो खुलकर कह दिया है, ट्रस्टेड क्लाउड चाहिए, यानी सरकारों का डेटा अब अमेरिकी सर्वर पर नहीं, यूरोप के अपने सर्वर पर रहेगा। जर्मनी, स्पेन, इटली भी एक ही लाइन बोल रहे हैं, सरकारी सिस्टम में नो यूएस क्लाउड। सीधी बात है, यूरोप अब डिजिटल आजादी चाहता है और इसके लिए वो अपने पुराने दोस्त से टकराने को भी तैयार है। दोस्तों, अगर इस वक्त किसी को सबसे ज्यादा बेचैनी हो रही है ना, तो वो अमेरिका है, क्योंकि यूरोप ने जो नया सिस्टम खड़ा करने की कोशिश की है वो सीधा सीधा अमेरिकी टेक कंपनियों के बिजनेस पर चोट है। सोचो, अगर ये प्लान चला तो अरबों डॉलर के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स हाथ से निकल सकते हैं, मार्केट भी जाएगा और जो सालों से टेक की दादागिरी चल रही थी उस पर भी ब्रेक लगेगा। यूरोप पहली बार खुलकर बोल रहा है,
डिजिटल फैसले अब बाहर से नहीं चलेंगे। अब ये सच में आजादी बनेगी या अमेरिका कोई नया पैंतरा फेंकेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। अब इसी माहौल में एक और दिलचस्प खेल चल रहा है और वो है भारत का। बिना शोर, बिना बयानबाजी, भारत ने पिछले कुछ हफ्तों में ऐसा काम कर दिया कि ना रूस नाराज हुआ और ना अमेरिका खुलकर कुछ बोल पाया। कैसे? सीधा जवाब, चुपचाप विकल्प खड़े करके। सरकारी तेल कंपनियां अब बैठकर इंतजार नहीं कर रही। इंडियन ऑयल ने एक साथ कई दरवाजे खोले, अंगोला, ब्राजील और यूएई। मतलब साफ था, तेल सिर्फ एक देश से नहीं आएगा। फिर भारत पेट्रोलियम ने ब्राजील के साथ जो समझौता किया वो कोई छोटी डील नहीं थी, पूरे $780 मिलियन का सीधा सौदा। यानी 2026 में ब्राजील भारत के लिए बड़ा सप्लायर बनने वाला है। और इसी बीच यूएई के प्रिंस की भारत यात्रा के दौरान $3 बिलियन का एलएनजी समझौता भी फाइनल हो गया। अब पूरा पिक्चर जोड़ो, रूस से दूरी भी नहीं बनी, अमेरिका पर निर्भरता भी कम हुई और देश की एनर्जी जरूरतें भी सुरक्षित रहीं। यही वजह है कि अब अमेरिका में टोन बदलता दिख रहा है। टैरिफ हटाने की बातें ऐसे ही नहीं उठती, जब सामने वाला मजबूर होता है तभी भाषा नरम पड़ती है। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था दोस्तों, ये था एक तीसरा रास्ता, जहां न किसी का हाथ पकड़ा गया और न किसी से दुश्मनी ली गई। और शायद इसी को कहते हैं खामोशी से खेला गया सबसे असरदार दांव। भारत ने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया, हाँ इतना जरूर किया कि एक ही सोर्स पर लटकना छोड़ दिया। और सबसे दिलचस्प बात, हम अमेरिका के दरवाजे पर कटोरा लेकर नहीं पहुंचे, हम सीधे गए यूएई, ब्राजील, अंगोला, कोलंबिया और इक्वाडोर के पास। यानी विकल्पों की पूरी लाइन लगा दी। और अब इसका असर देखिए, कल रात अमेरिका से एक ऐसा बयान आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा, भारत पर लगाए गए 25% पेनल्टी टैरिफ पर दोबारा सोचा जा सकता है। यही वही टैरिफ है जो अगस्त 2025 में इसलिए लगाया गया था क्योंकि भारत रूस से ज्यादा तेल ले रहा था। अब कहानी में ट्विस्ट यहां आता है, जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया था तो साथ में एक ऑफर भी फेंका था, रूस छोड़ो, हमारा तेल और गैस खरीदो। लेकिन भारत ने क्या किया? रूस से खरीद थोड़ी घटाई, लेकिन अमेरिका से तेल एक बूंद भी नहीं लिया। फिर भी आज अमेरिका नरम पड़ रहा है। अब सवाल उठता है, जिस देश की बात हमने मानी ही नहीं, वो आज खुश क्यों है? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने वो काम किया जो ज्यादातर देशों ने सोचने की हिम्मत भी नहीं की। हम डिस्काउंटेड रशियन ऑयल के दुनिया के सबसे बड़े खरीदार बन गए। एक वक्त ऐसा आया जब भारत की ऑयल बास्केट में रूस का हिस्सा करीब 40% तक पहुंच गया। अमेरिका को यही मिर्ची लगी और उसी का नतीजा था टैरिफ और पेनल्टी। लेकिन भारत दबाव में झुका नहीं, हमने खेल बदला। अब जरा असली चाल देखिए, इंडियन ऑयल ने अब्बू धाबी से मरबन और अपर झकुम जैसे हाई क्वालिटी क्रूड के लाखों बैरल उठा लिए। फिर अफ्रीका का रुख किया, अंगोला से हंगो और क्लोव क्रूड। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक आया ब्राजील से। बीपीसीएल ने ऐलान किया पेट्रोब्रास से 12 मिलियन बैरल तेल। आईओसीएल ने भी 7 मिलियन बैरल की डील ठोक दी। यानी ब्राजील अब सिर्फ दोस्त नहीं, स्ट्रेटेजिक सप्लायर बन चुका है। और बात यही नहीं रुकी, लैटिन अमेरिका में कोलंबिया और इक्वाडोर को भी तेल की लिस्ट में जोड़ लिया गया। अब सवाल, भारत ने यही देश क्यों चुने? 3 सीधे कारण हैं। पहला, इन देशों का तेल मीडियम से लाइट स्वीट क्रूड है जो हमारी रिफाइनरियों के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। दूसरा, इससे न सिर्फ रूस पर निर्भरता कम होती है बल्कि मिडिल ईस्ट और ओपेक की मनमानी से भी राहत मिलती है। और तीसरा, ब्राजील और अंगोला नॉन ओपेक देश हैं, मतलब हमारा पूरा ऑयल पोर्टफोलियो संतुलित हो जाता है। ऊपर से यूएई के साथ $3 बिलियन की लॉन्ग टर्म एलएनजी डील ये साफ कर देती है कि भारत ने सारे पत्ते एक हाथ में नहीं रखे। भारत को रोज करीब 5.5 मिलियन बैरल तेल चाहिए। अमेरिका चाहता था कि ये जरूरत उसकी पाइपलाइन से पूरी हो, लेकिन सच्चाई ये है, अमेरिकी तेल महंगा भी है और हमारी रिफाइनरियों के लिए परफेक्ट भी नहीं। तो भारत ने बिना बोले एक साफ संदेश दे दिया, हम किसी एक सुपर पावर के भरोसे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी नहीं छोड़ेंगे। नतीजा क्या हुआ? रूस से तेल कम हुआ, लेकिन हमारी शर्तों पर। अमेरिका से तेल नहीं खरीदा, फिर भी वही टैरिफ हटाने को सोच रहा है। यही है असली बैलेंसिंग एक्ट। स्कॉट बेसेंट चाहे इसे अमेरिकी दबाव की जीत बताए, लेकिन असल कहानी हम सब समझते हैं। अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है, भारत ने सही खेल खेला या इससे भी बेहतर रास्ता था? कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।